गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में पढ़ा है ना। तो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है उनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है ना, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, फिर से आज हम रिवाइज कर लेते हैं, तो फिर से हम आगे की क्लास करते हैं। तो आज का जो आगे का क्लास होगा वो क्या टॉपिक होगा, है ना। तो वो हमारा आज का टॉपिक होगा वेक्टर्स फॉर्म ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह से राइट किया जाता है, ये है आज हम लोग का टॉपिक, है ना। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ था हमारा। ओके, तो जो था हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स ये है ना। तो हमने देखा m1 एक मास है, m2 दूसरा मास है ना। इनके बीच का जो डिस्टेंस है r, और जो डिस्टेंस लिया जाता है वह मास के सेंटर टू सेंटर लिया जाता है, ये आपको पता है। वेरी गुड, तो ये हमारा हुआ। तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दोनों मासेस के बीच वो क्या होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बताया था। ठीक, अब ये देखो, ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वह वन एंड ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होता है ना, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ये हमने पढ़ा हुआ था, तो ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये दोनों मासेस को हम वैक्यूम में लिया तो हमने कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया, यस। फिर हमको हम इसका एक्सपेरिमेंट किए वाटर में रख के, फिर हमको देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही है जो वैक्यूम में है ना। तो फिर इन दोनों मासेस को हम केरोसिन में रखा, वहां पर एक्सपेरिमेंट किया, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, है ना। फिर भी हमने देखा जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया जो वैक्यूम में था वही, जो वाटर में था वही मिला, अब केरोसिन में भी वही हमको मिला, है ना। तो हमने ये भी बताया था आपको, इसको दूध दही मट्ठे किसी भी मीडियम में ले जाओ, है ना, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वह चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी पढ़ा था। ओके, तो ये रहा डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, है ना। और जो कंजर्वेटिव जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वह कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब आपको पता है, तो कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं, है ना, तो वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, ओनली 2 पॉइंट के बीच, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच डिपेंड करता है ना। किसी अदर पैथ से जाओ, किसी भी पैथ से जाओ, किसी भी पैथ से जाओ, है ना, वर्क डन जो आपका होगा वही होगा जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए। यानी कंजर्वेटिव फोर्स में जो आप वर्क डन कैलकुलेट करना चाहोगे, वर्क डन कैलकुलेट करोगे, वह पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो दोनों पॉइंट के बीच डिपेंड करता है कि पॉइंट पहला कहाँ है दूसरा कहाँ है, उन्हीं के बीच डिपेंड करेगा। और पाथ आपका कोई भी हो, चाहे ऊपर से ले जाओ, नीचे से ले जाओ, दूर से ले जाओ, कहीं से भी ले जाओ, है ना। तो ये हमारा होता है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वह कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया था। ओके, तो ये हुआ आपका कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। और यहाँ पर जो कैपिटल जी है यह एक क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। अब यह जो जी की वैल्यू होती है वो भी दोनों मासेस के साइज पर, दोनों मासेस पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो मास और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, और कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, पता है ना, बताया था हमने 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन। बताओ आगे, सॉरी यूनिट बताओ इसका, तो यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये था। ठीक, और सबसे बड़ी बात जो हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, है ना, जो एग्जाम में आया है, नीट में आया है, ठीक है, या फिर और किसी अदर कंपटीशन में आया है, वो ये आया था कि कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल जो कांस्टेंट है कैपिटल जी, उसका डायमेंशन क्या होगा, है ना। तो आपको बताया था, तो बताया था हमने, तो उसका जो डायमेंशन है m के पावर -1 l क्यूब t के पावर -2, ठीक है, और इसकी यूनिट ये सब है ना। ठीक,
अब उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह कौन से मास के लिए एप्लीकेबल होता है, ये भी आपको पता था, पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये हुआ 2 पॉइंट मासेस, यानी पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने आपको कल की क्लास में बताया होगा, है ना, कि अगर इन दोनों मासेस में से एक मास अर्थ है और दूसरा कोई भी मास हो सकता है, तो उनके बीच जो फोर्स होगा उसको बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स या फिर ग्रेविटी, है ना, ये हमने देखा। तो फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अदर बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी और ग्रेविटी फोर्स, है ना। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यह सेंट्रल फोर्स होता है, यानी ये जो मास है इसका सेंटर ये है, तो इस ऑब्जेक्ट को जब अट्रैक्ट करेगा तो इसको कहाँ तक खींचेगा, तो आंसर है सेंटर तक खींचेगा, सेंटर की तरफ खींचेगा हर एक ऑब्जेक्ट को। तो जैसे अर्थ है तो अर्थ एक ऑब्जेक्ट को खींचती है, हर एक ऑब्जेक्ट को, तो किधर खींचती है, तो आंसर है सेंटर की तरफ, जहां उसका सेंटर होगा उसकी तरफ, अपनी तरफ खींचता है ना, इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, ओके, ये रहा। तो अब ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे टर्म थे ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड, है ना। अब इसी इंपॉर्टेंट टर्म में एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एम्स 2002 में पूछा गया है ना। बताइए, ये क्वेश्चन है आपका, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इज, ऑप्शन है आपका रिपल्सिव, बी है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, सी है आपका कंजर्वेटिव, डी है आपका नॉन कंजर्वेटिव। गजब, ठीक है ना। तो ये आंसर आपको मिल गया ना खटाक से, तो ये सर कंजर्वेटिव है, बस हो गया, है ना। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है ना। तो जो हम पिछली क्लास में पढ़ लिए थे फिर से हमने रिवाइज कर लिया। ठीक, तो अब हम आज का जो टॉपिक है वो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, हमने आपको बताया भी यस। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, है ना, तो कैसे हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में राइट करना सिखाते हैं। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। ओके, तो हम लोग का टॉपिक वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, है ना। अब ग्रेविटेशनल लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर आपके पास ये बॉडी है ना, जिसका मास है m1, है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और इसी से रिलेटेड जब आप क्लास 12th में आओगे वहां पर जब आप कूलॉम्स लॉ पढ़ोगे एकदम सेम इसी को आपको कॉपी करना पड़ेगा, है ना। इसलिए अगर आप यहां पे समझ लीजिए, है ना, तो वहां पर आपको समझने की जरूरत नहीं है ना। तो अभी से समझ लो, खूब अच्छे से सीख लो, है ना। तो आगे हमको थोड़ा सा भी देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, है ना। ये ध्यान को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है और बहुत पूछता भी है ना। अब वेक्टर फॉर्म में हम भी अभी आपको सिखाते हैं, तो आपको बताते हैं कि ये नीट में, जेई में, एम्स में या कहाँ पूछा गया क्वेश्चन इससे है, तो हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, है ना। तो सीखिए और उसके बाद आप लोग कंपटीशन के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, उन सबको आप आसानी से कर लोगे। ठीक है ना। तो समझने के बाद थोड़ा सा समझेंगे, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी, बहुत आसान है, हलवा है ना। ठीक है, और किसी किसी को समझ में भी नहीं आता है, लेकिन आप समझिए, समझ में आएगा आपको। ठीक है, ओके। तो देखिए, ये है हमारा एक मास m1, है ना, और ये एक मास है आपका m2, है ना। तो इनके बीच कुछ डिस्टेंस होगा, आंसर यस। तो ध्यान रखिए, ये जो हम डिस्टेंस लेते हैं इनके बीच, सेंटर टू सेंटर लेते हैं, पहली बात ये हो गया ना। अब इनके बीच जो डिस्टेंस होगा, ध्यान रखिए, आप चाहे यहां से यहां तक मेजर करो या तो फिर आप यहां से यहां तक मेजर करो, क्या डिस्टेंस चेंज हो जाएगा? क्या नहीं, क्या चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज होगा। अगर आप इधर जा रहे हो तो मान लीजिए आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, तो आप यहां से मेजर करोगे तो किधर जा रहे हो? निगेटिव की तरफ जा रहे हो। तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ होता नहीं
है ना, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है कि हाँ हमने इधर माना पॉजिटिव तो उसके जस्ट अपोजिट निगेटिव होता है। बस हम चाहे यहाँ से यहाँ मेजर करें तब पर भी हमारा वही आएगा, चाहे हम यहाँ से यहाँ मेजर करें तब पर भी हमारा वही आएगा। लेकिन वेक्टर फॉर्म क्या कहता है? वेक्टर फॉर्म कहता है कि डायरेक्शन होना चाहिए। इसीलिए हमने आपको बताया कि अगर ये आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको आपको क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव। ठीक है, ओके। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ हमने मान लिया वह हुआ r। इनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो हमने क्या मान लिया? r। यहाँ से सेंटर टू सेंटर ये हुआ। तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा? बस जानते हैं फार्मूला, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। यही है, यस, ये कैलकुलेट कर लिया हमने। तो देखिए कैपिटल जी की वैल्यू एक वैल्यू है, यानी एक कांस्टेंट है, सही है। मास m1 भी क्या है? कांस्टेंट है, ये भी सही है। मास m2 कांस्टेंट है, ये भी सही है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह भी एक कांस्टेंट है। तो ये सभी क्वांटिटी कैसी हैं? कांस्टेंट। तो जब सॉल्यूशन करेंगे तब पर भी हमको एक कांस्टेंट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो अब हमको समझ में आता है कि जो फोर्स मिलेगा वह एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, है ना, यहां से इसके सॉल्यूशन के बाद। लेकिन फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर? यस, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इस फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, है ना। तो ये तो पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया? कांस्टेंट, है ना। तो हमने आपको वेक्टर जब पढ़ाया था, ठीक है, तो वहां पर एक आपको मिला होगा, ठीक है, कि अगर कोई भी एक नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है, उसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? जस्ट उसी में आप मल्टीप्लाई कर लो। किसका मल्टीप्लाई कर लो? तो आंसर है यूनिट वेक्टर का, है ना। तो जब यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, यूनिट वेक्टर मतलब क्या? आई कैप यूनिट वेक्टर है, जे कैप यूनिट वेक्टर है, के कैप यूनिट वेक्टर है। एक्स वाई जेड एक्सिस, फोर्स एक्स में लग रहा है, वाई में लग रहा है, जेड में लग रहा है, आई जे के, यही था ना यूनिट वेक्टर? यस, है ना। तो अब ये जो फोर्स है कहीं न कहीं किसी एक डायरेक्शन में लगा। यहां पर हम मान सकते हैं आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस। तो यहां पर कैप लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसलिए अब यह टोटल जो फोर्स हमारा हुआ वह एक वेक्टर क्वांटिटी हुई, है ना। तो ये हमारा एक वेक्टर हो गया। तो ये तो एक तरीका रहा लिखने का। अब जस्ट यहां पर समझिए, तो अगर हमने आपको बताया कि पोजीशन जो हमारा होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अब m1 एक मास है जिसका पोजीशन है कहां से है? कहीं ना कहीं से होगा m1 का पोजीशन, है कि नहीं? यस, होगा, ठीक। इसी तरीके से m2 एक मास है जिसका पोजीशन है। अरे कहां से है? अरे कहीं से न कहीं होगा, आंसर है यस, होगा, है ना। और आपने बताया सर मान लीजिए ओरिजिन से होगा, यस, ओरिजिन से ही होगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं हम मान लिया कि m1 और m2 का जो पोजीशन है कहीं न कहीं ओरिजिन से है। ये बात समझ में आ गई। तो हमने माना ना m1 का जो पोजीशन है ना, वो हमने माना r1 है, ठीक है। अब ये हमारा आपका कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है, ये रहा ओरिजिन, ठीक है। तो यहां से ये जो m1 है ये इसका पोजीशन है। तो पोजीशन m1 का जो है वह ओरिजिन से ये है, ये रहा। अब m2 का पोजीशन ओरिजिन से ये रहा, ध्यान दीजिएगा यहां पे, ये रहा आपका r2, ठीक। ये वेक्टर है ना, ये पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, यस। अब देखो ये हमारा हुआ r1। अब हमने आपको बताया अब इसी डिस्टेंस को और हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनो। अब ये जो m1 है इसका पोजीशन है r1। अब इसी डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं कि यह जो पोजीशन है m1, तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह जो पोजीशन है यह है पोजीशन ऑफ 1, पोजीशन ऑफ 1, ठीक है। अब यह जो पोजीशन है वह कहां से है?
है ना। तो आपने बोला ओरिजिन से तो R1 है ना। ये जो M1 पोजीशन है वह M2 से भी तो है, आंसर यस है। तो M1 का जो पोजीशन है कहाँ से, M2 से है। तो हमने इसको लिखा, ये जो डिस्टेंस है हमने इसको लिखा पोजीशन ऑफ 1 फ्रॉम 2, और यही है आपका ये पोजीशन जो आपका R था, ये जो डिस्टेंस है हमने इसको इस तरह से लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, ये रहा। ठीक है, तो पोजीशन यानी M1 का जो पोजीशन है यानी पोजीशन ऑफ 1 फ्रॉम कहाँ से ना, तो फ्रॉम 2 से है, ये डिस्टेंस है। ये तो एक वेक्टर हुआ ना, इधर ही है या इधर ही है, ये तो डायरेक्शन हुआ। ठीक, अब हम R2 के लिए भी लिख सकते हैं क्या, आंसर है यस। ये देखिए, अब हम लिखना चाहते हैं M2 का जो पोजीशन है कहाँ से है, तो हमने मान लिया 1 से है, तो इस डिस्टेंस को हमने लिखा पोजीशन ऑफ 2 फ्रॉम 1, है ना। तो ये भी हमारा एक वेक्टर हुआ, है ना। चाहे आप यहां पे इधर मेजर करो चाहे इधर मेजर करो, यही तो डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये हमारा है। अब जरा सोचिए, इसको आपने लिखा क्या, पोजीशन ऑफ 1 फ्रॉम 2, है ना, पोजीशन ऑफ 1 फ्रॉम 2, है ना। अब देखिए, तो यहां पर फाइनल कौन हुआ, इनिशियल कौन हुआ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। यहां से हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। तो अब पोजीशन ऑफ 1 फ्रॉम 2, अब 1 और 2 को देखिए कौन इस कंडीशन में फाइनल है और कौन इनिशियल है ना। तो पोजीशन ऑफ 1 फ्रॉम 2 मतलब 2 से 1 यानी 2 से 1, ये है पोजीशन इसका, है ना। यानी 1 जो है वह कौन सा पोजीशन है, फाइनल, और जो 2 है वह कौन सा पोजीशन है, इनिशियल। पक्का ना, यस। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ 1 फ्रॉम 2, 2 से 1, 2 से आए हो 1 तक, ये है पोजीशन ऑफ 1 फ्रॉम 2। तो मतलब 1 फाइनल हुआ और 2 इनिशियल हुआ। और अगर हमने माना कि इसका जो पोजीशन है ना, ये अगर आपका 2 मीटर है, 2 मीटर मान लीजिए M1 है 2 मीटर से या 2 मीटर पर है, और M2 जो है वो 4 मीटर पर है, 4 मीटर पर है ना। तो अब हमने कहा कि हम 4 से 2 पर आए हैं, मतलब पोजीशन ऑफ 1 फ्रॉम 2। तो इसका मतलब 1 हमारा क्या हुआ, फाइनल, और 2 हमारा क्या हुआ, इनिशियल। तो अब हम करेंगे 2 फाइनल माइनस 4 इक्वल टू -2। अब हमने जो पोजीशन ऑफ 1 फ्रॉम 2 से लिया वो हमको मिला -2, है ना। यानी हमने ये डिस्टेंस मेजर किया, ये डिस्टेंस मेजर किया, -2 मिला। तो अब माइनस का मतलब क्या है, इसका मतलब इधर होगा, है ना। अगर आप इधर ले रहे हो तो इधर माइनस होगा। तो किसी एक डायरेक्शन में ले लिया हमने, लेकिन इसका हमने मैग्नीट्यूड अगर लिया तो ये हमको क्या देगा, +2, क्योंकि 2 हमने मीटर गया। चाहे आप 2 से 4 जाओगे या तो 4 से 2 जाओगे तो कितना होगा, 2 ही ना होगा, यस। अब इसी तरीके से हमने लिखा सिमिलरली, आप बताओ इसको क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ 2 फ्रॉम, है ना, 1, ये हमारा हुआ, है ना। अब देखो, अब इसको आप फाइनल और इनिशियल के टर्म में लिखना चाहोगे तो बताइए क्या होगा, 2 हमारा होगा फाइनल, 2 हमारा क्या होगा, फाइनल, है ना, और 1 हमारा कैसा होगा, इनिशियल। ठीक है, 2 फाइनल 1 इनिशियल। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है ना। तो 2 हमारा हुआ फाइनल, ये हमारा 2 है फाइनल 4, ठीक है, और 1 हमारा क्या है, इनिशियल। तो 4 - 2 इक्वल टू कितना मिला, 2 यानी +2। अब हमने यही डिस्टेंस एक बार -2 मेजर किया, यानी जब 2 से 4 गए, यानी 4 से जब 2 गए तो 2 - 4 बराबर -2 आया,
है ना। तो -2 का मैग्नीट्यूड हमने +2 लेगा, तो -2 हमने मान लिया इधर है, तो अब इधर क्या होगा, प्लस होगा, है ना। तो अब 2 फाइनल हुआ, 1 इनिशियल हुआ, तो अब हमने कहा कि ये फाइनल है, तो 4 में से 2 घटाओगे तो कितना हुआ, +2, है ना। तो ये हमारा हुआ, है ना। तो हमने पोजीशन R12 को क्या लिखा, पोजीशन R12 यानी पोजीशन ऑफ 1 फ्रॉम 2 को हमने क्या लिखा, R1 माइनस R2, यही ना, R1 माइनस R2। तो ये हमारा मान लीजिए R1 है, ये हमारा R2 है ना। तो R12 को हमने लिखा R1 माइनस R2। क्या बात है, समझ में आ रहा है ना, यस, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ 2 फ्रॉम 1 इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारा क्या होगा, R2 माइनस R1। ये वेक्टर फॉर्म है, सभी वेक्टर फॉर्म हमारे, कोई दिक्कत, यही तो लिखे ना, पोजीशन ऑफ 1 फ्रॉम 2, है ना। तो यहाँ पर 1 हुआ आपका फाइनल, 2 हुआ आपका इनिशियल, तो 1 में से 2 घटा दो, यही ना हुआ, पोजीशन ऑफ 1 फ्रॉम 2, तो 1 हुआ आपका फाइनल, 2 हुआ आपका इनिशियल, घटा दो, R2 माइनस R1 घटा दो। तो इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है क्या, अरे 2 में से 4 घटाओ, माइनस तो मिल रहा है, अब 4 में से 2 घटाओ, +2 मिल रहा है ना। यही डिस्टेंस एक बार +2 मिल रहा है, एक बार -2 मिल रहा है, इसका क्या मतलब है, बस कुछ नहीं है, डायरेक्शन का मतलब है, ठीक है। एक बार हम 4 से 2 गए और दूसरी बार हम 2 से 4 गए, बस यही है। एक बार इधर गए, एक बार इधर गए, अगर इधर जा रहे हो तो अगर माइनस मिल रहा है तो हम इधर जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, बस बात खत्म, है ना, यस। अब इसी डिस्टेंस को, इसी R जो डिस्टेंस था हमने उसको R12 R21 राइट कर लिया कि नहीं, यस कर सकते हैं, है ना। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, अब हमने देखा वह R है, वह R21 है ना, R12 है, इस तरह से हमने उसको बहुत सारे टर्म में लिख लिया, समझ में आ गया, बस। अब देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अब वेक्टर फॉर्म में हो गया, इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान r²। तो अब देखो यूनिट वेक्टर आपको लगाना पड़ेगा, है ना, यूनिट वेक्टर। तो यहां पर हमने रख दिया यूनिट वेक्टर R12, यूनिट वेक्टर R12, ये हमारा हुआ। और इन्हीं दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड क्या है, इन्हीं दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड हमने ले लिया R12, और अब इसका हमको स्क्वायर करना होता है, तो ये हुआ स्क्वायर, हो गया वेक्टर फॉर्म। इजी है, ध्यान से रखिएगा। और ये सब हमारा वेक्टर है जो हमने पढ़ लिया है, याद नहीं होगा आपको तो थोड़ा सा फिर से समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये हमारा एक तरीका हुआ। अब इसी तरीके से हम R21 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर फॉर्म में इक्वल टू हुआ G m1 m2 अपान, अब देखो R12 था यूनिट वेक्टर, तो यहां पर हमने रखा यूनिट वेक्टर R21, है ना, डिवाइड बाई R21 का स्क्वायर, इन्हीं दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है, ये हमारा हुआ। अब एक हमने और वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ था, ये हमारा हुआ पहला फॉर्म, ये हमारा हुआ पहला फॉर्म। तो हमने आपको यूनिट वेक्टर के लिए एक टर्म बताया था। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वह किसके इक्वल होता है, तो आंसर है फुल वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फुल वेक्टर, ये था हमारा। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, फुल वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ फुल वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि R12 जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लिख सकते हैं फुल वेक्टर ऑफ R12 डिवाइड बाई, अब इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा होता है R12, बस हो गया।
अब इसको आप अगर मॉडुलस में लिखना चाहते हो, मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हो, तो इसका वेक्टर लगा दोगे, है ना। तो ये हमारा हो गया। तो ये लिखने का तरीका है, मतलब R12 का ये मैग्नीट्यूड है ना, ये ध्यान रखिएगा। बस हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या फॉर्म होता है हमारा। तो अब हम इसी को जहां पर यूनिट वेक्टर है ना, यहां पर हम ये इस तरह से लिख सकते हैं, ये इस तरह से लिख सकते हैं, है कि नहीं। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो आपका फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान, ठीक है। अब देखिए इनटू है आपका यूनिट वेक्टर R12। तो यूनिट वेक्टर R12 किसके इक्वल है? यूनिट वेक्टर R12 इक्वल है फुल वेक्टर R12, है ना, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, यानी इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब यही होगा, है ना, यही डिस्टेंस ही होगा। ठीक, तो अब रखिए यहां पर हुआ आपका फुल वेक्टर R12 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ फुल वेक्टर R12 को हमने इस तरह से लिखा, और यहां पर डिवाइड बाई होगा R12, ये है ना स्क्वायर, ये स्क्वायर हुआ, है ना। बस अब मल्टीप्लाई कर जाओ, तो वेक्टर इज इक्वल टू एफ जी हुआ m1 m2 अपान, अब देखो R12 स्क्वायर इंटू R12, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, दोनों सेम ही हैं, तो पावर 2 पावर 1 क्या हो गया R12 का क्यूब। अब ये रहा फुल वेक्टर R12, समझ में आ गया? यस, यही है, बहुत इजी है, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। फिर से हमने आपको बताया, यहां तो आप पढ़ोगे ही, क्लास 12th में भी यही एकदम सेम मिलेगा, एकदम सेम, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, तो अब हम इसी तरीके से F इज इक्वल टू क्या लिखा, जी m1 m2 अपान 1 2 था, 2 1 कर दो, बस हो गया। एकदम सिमिलरली 2 1 डिवाइड बाई 2 1 का क्यूब, बस ये हमारा हुआ एक फॉर्म, ठीक है, और ये हुआ आपका एक फॉर्म। तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, है ना, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, और भी लिख सकते हैं क्या? आंसर यस, लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, है ना। तो अभी अभी हमने बताया कि R21, है ना, यह एक मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड? इसी फुल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बस, है ना। अब देखिए, तो अब हम इसी को क्या लिख सकते हैं, हम इसी को लिख लेते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं, है ना। तो देखो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान, ये देखो ये कहीं न कहीं फुल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, फुल वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड है। अब R21 एक फुल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो हमने ले लिया मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है? फुल वेक्टर R21 का, फुल वेक्टर R21 का। अब यहां पर आइए, है ना, यहां पर आइए, तो देखिए ये है फुल वेक्टर R21 को क्या लिख सकते हो, R2 माइनस R1, यस। तो यहां पर ये रहा R2 माइनस R1, और ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा, और उसका ये मैग्नीट्यूड हुआ, और इसी की पावर क्या है, क्यूब है, तो ये क्यूब हो गया। यानी R21 को हमने इस तरह से भी लिख दिया, है ना। अब मल्टीप्लाई, इसको देखिए, तो वही तो है, फुल वेक्टर को क्या लिख सकते हो, तो फुल वेक्टर को लिख सकते हो R2 माइनस R1, ये रहा R2 माइनस R1, ठीक, ये रहा हमारा, सिमिलर है, इजी है, आसान है, एक बार समझ लो बस हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हो ना, एकदम सिमिलर, कॉपी कर दो, तो ये हुआ R1 माइनस R2 हो जाएगा। R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड मॉडुलस, और उसका क्यूब कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यस, बस अब ये फॉर्म हमारा हुआ। इसी तरीके से F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान R1 माइनस R2, और ये फुल वेक्टर रहेंगे, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर का माइनस करोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लोगे, तब जाके क्यूब करोगे, ये इसका मीनिंग
है ना, और यहाँ पर r1 माइनस r2 का वेक्टर। ठीक है, ये रहा। तो ये है आपके वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये आपके कौन से हैं, यही हैं आपके वेक्टर फॉर्म। तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 3-4 टाइप के हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा। समझ में आ गया? ठीक है, एक और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कहीं कहीं लिखा गया होगा माइनस Gm1 m2 अपान r²। ये माइनस लिखा गया होता है, तो माइनस साइन क्या शो करता है? कुछ नहीं शो करता है। माइनस साइन शो करता है ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है, यानी अट्रैक्ट कर रहा है इधर, और ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है इधर। दोनों अपोजिट है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कहीं न कहीं अट्रैक्टिव नेचर का है, कहीं न कहीं नहीं, रियल में है, और ओनली अट्रैक्टिव होता ही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा होता है वो एक वन एंड ओनली वन अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसलिए यहां पर माइनस साइन आया हुआ है ना। तो माइनस साइन क्या शो करता है? ओनली यानी अट्रैक्टिव फोर्स को शो करता है माइनस साइन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आप सिर्फ ये लिखोगे, हो गया, है ना। तो हम अक्सर मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, है ना। तो माइनस साइन क्यों नहीं लगाते हैं? समझ गए हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव का है। तो जहां पे आपको अट्रैक्टिव मिलेगा, है ना, वहां पे पक्का है माइनस है, और अगर जहां पर प्लस है तो पक्का है वहां पे रिपल्सन है। तो रिपल्सन मीन्स पॉजिटिव साइन, अट्रैक्शन मीन्स निगेटिव साइन, ये याद रखिएगा, इसलिए निगेटिव लिखा गया होता है। तो आप निगेटिव लिखिए या ना लिखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज निगेटिव यानी ऑलवेज अट्रैक्टिव, इसलिए यहां पर निगेटिव साइन होता है ना। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब हम इसका जो यूज है, इसका जो इंपॉर्टेंस है, क्या ये कभी कभी किसी कंपटीशन में, कभी एग्जाम में आया हुआ है? आइए हम उसको देखते हैं। यस, आया हुआ है। ठीक है ना, तो नोट करिए और उसका आंसर आप ही दोगे, है ना। इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो ये देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ है उसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ा। तो क्या वो एग्जाम में आता है? ये आपके सामने, ठीक है, और ये कहीं न कहीं आपके कंपटीशन में आया हुआ है। ठीक है, ये नीट या कहीं जेईई में आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं ये कहाँ है। तो ये आपका आया हुआ है एमपी पीएमटी 2010। ठीक है, ये है आपका एमपी पीएमटी 2010 में आया हुआ है। ठीक है, देखिए, तो अब करेक्ट फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ का करेक्ट फॉर्म क्या है, और आपके पास ऑप्शन है 4, देखिए, और ये कहाँ आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो पहला है आपका ऑप्शन F इज इक्वल टू माइनस Gm1 m2 अपान r²। ये तो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म हमको दिख ही नहीं रहा है ना। बी पर आइए, वेक्टर F ये हो सकता है, आइए देखते हैं। तो F इज इक्वल टू माइनस Gm1 m2 अपान r²। तो ये तो वेक्टर फोर्स शो कर रहा है, लेकिन यहां पर ये भी नहीं है, इसके पहले बताया ना अभी, यस, है ना। तो F इज इक्वल टू माइनस Gm1 m2 अपान r³, और यह यूनिट वेक्टर है। अब याद रखो, यूनिट वेक्टर में r³ था या फिर यूनिट वेक्टर के साथ r² था, है कि नहीं? यस, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। इस पर आइए, तो ये आपका है फोर्स F इज इक्वल टू माइनस Gm1 m2 अपान r³। ये है आपका यूनिट वेक्टर ना होके ये फुल वेक्टर है ना। ये है आपका डिफरेंस, और ये है आपके ऑप्शन। अब आपको आंसर पता है, तो आंसर है डी, आपका राइट आंसर है कि नहीं। तो जब हम इसको लिखे थे यूनिट वेक्टर को, है ना, फुल वेक्टर डिवाइड बाई r, इसी का मैग्नीट्यूड, और ये r² था, तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई r³ हो गया, खटाक से आंसर आपका हो गया। कहाँ आया हुआ है? ठीक है, ये होते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, और यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम सीखते नहीं हैं, और हम नहीं कर पाते हैं कंपटीशन के क्वेश्चन, और वही कंपटीशन हमको हार्ड लगता है, कठिन लगता है। कॉन्सेप्ट को समझो, आसान होगा। ठीक है, ओके, तो ये रहा, और आपके लिए होमवर्क, ठीक है, फाइंड द GF है, GF नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन m1 यानी 1 kg का मास है,
और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वह है R1 इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ये है M1 पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, ठीक। और एंड M2 इज इक्वल टू 2kg एट पोजीशन R2 इज इक्वल टू i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। ये आपके क्वेश्चन है, आपको GF निकालनी है, ठीक है, GF को निकाल दो। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको अभी अभी हमने आपको वेक्टर फॉर्म में बताया, तो वहाँ पर सेट करो कौन सा आपका फार्मूला, कौन सा वेक्टर फॉर्म सेट होता है, और वहाँ से आप ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। और निकाल के हमको कमेंट बॉक्स में बता देना अपना अपना आंसर क्या आता है, ओके। तो ये रहा आपका होमवर्क। तो आज की क्लास बस यहीं तक है ना, अब फिर से हम अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।